मेरा नाम अलीना है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। हमारे पास पैसा कम था, लेकिन जो प्यार हमारे रिश्तों के बीच था वह खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटी बहन थी और सबसे छोटा भाई था। मेरे माँ बाप की हम तीनों बच्चों में जान बसती थी। पापा कंपनी के चौकीदार थे। इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाता था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन छोटी बहन और छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन हमारी यह खुशियाँ ज़्यादा दिन तक रास नहीं आई। पापा को एक रात ऐसा अटैक आया कि हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे थे। पापा की जान तो बच गई थी, लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि आपको अपने फादर का बहुत ख्याल रखना है। अगर उन्हें दूसरे अटैक आता है तो यह बच नहीं पाएंगे। कोशिश करें कि किसी भी बात का कोई डिप्रेशन ना दिया जाए। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और अपने घर को मुझे ही संभालना था। मैंने पापा से कहा, आप घर पर रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। पापा कहने लगे, मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। मैंने कहा, मैं हूँ ना, मैं जॉब करूँगी और घर को संभाल लूँगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जल्दी ही एक कंपनी में जॉब मिल गई थी और इस तरह मेरे घर का गुजर बसर पहले से कहीं अच्छा होने लगा था। लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करती थी वह कंपनी जल्द ही लॉस में चली गई और मेरी नौकरी छूट गई। 2 साल तक मैंने उस कंपनी में काम किया था। अब मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी थी। किस्मत शायद मेरे पर मेहरबान थी कि मुझे दूसरी नौकरी भी जल्द ही मिल गई थी और मैं रेगुलर अपने काम पर जाना शुरू कर चुकी थी। आज फिर से मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपने दुपट्टे को अपने ऊपर अच्छे से फैलाया। मैं जानती थी वह मेरे हौसले और मेरी पर्सनालिटी का दीवाना हो चुका है। वे बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन उसका संबंध गांव से था। गांव का जागीरदार था, लेकिन शहर में रहकर बिजनेस करने लगा था। जितना वह दौलतमंद अमीर था, उतना ही गुरूर और घमंड का इंसान था। उस इंसान के अंदर गुरूर और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को भी वह घास नहीं डालता था, क्योंकि उसे घास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लड़कियां उसके आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती थी। लेकिन वो किसी को कोई अहमियत नहीं देता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी बात थी कि वह मुझ पर मर मिटा था। मेरा संबंध गरीब घराने से था, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना अमीरों जैसा था। मेरे अच्छे रिकॉर्ड के साथ साथ मेरा बेहतरीन अनुभव भी था। इसलिए जब अरहान राजवीर ने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक तारीफ नज़र मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगा था। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की थी। अरहान राजवीर की हर बात का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे रही थी। आखिर में उसने मुस्कुराकर मुझे देखा था, मेरी फाइल बंद कर दी और कहने लगा, कल से आप जॉब पर आ सकती हैं। यह सुनकर मैं हैरान हुई थी कि उसने इतनी जल्दी अपना फैसला सुनाया था। हालांकि मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लेगा और कुछ दिन बाद ही मुझे कॉल पर पता चलेगा कि मुझे जॉब मिली है या नहीं। लेकिन उसने तो एकदम ही फैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े टुकुर टुकुर से देख रही थी। मेरे देखने पर वह हंसने लगा कि लगा मुझे यूं ना देखें, मुझे बहुत जल्द ही नज़र लग जाती है। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा हुई थी। मेरी टेबल से अपनी फ़ाइल उठाई और वहाँ से चली गई। मेरी उम्र 25 साल थी और अरहान की उम्र लगभग 30-32 साल थी। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तब मुझे मालूम हुआ था कि यह काफ़ी घमंडी टाइप का आदमी था। वह अपने एम्प्लॉय से कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती तो वो औरतों तक को नहीं छोड़ता था, उनकी भी सबके सामने इंसल्ट करके रख देता। उसका इतना ख़राब व्यवहार देखकर पहले तो मैं घबरा सी गई थी। मैं पहले से 2 साल एक कंपनी में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का एक्सपीरियंस भी बहुत था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का इमारत बना लिया था। काफ़ी हद तक मैं उसके बिज़नेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और ऐसे ही काम करती थी जैसा कि अरहान चाहता था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, मेरी रंगत हल्की सी बादामी थी, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना और मेरा मॉडल सामने वाले को मेरा दीवाना बना देता था। ऊपर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी कूट कूट कर भरा हुआ था। मर्दों के साथ बात करने में मैंने कभी शर्म महसूस नहीं की थी। अरहान के साथ मैं कई मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी और मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर वो आदमी मुझसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका था। पूरे 1 महीने के बाद उसने मुझे ऑफिस के रूम में बुलाया था। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो एक दिन फरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया और कहने लगा कि मैं आपके काम से बेहद खुश हूँ। आप पहली लड़की हैं जिसने मुझे अब तक शिकायत का मौका नहीं दिया है। आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं मुस्कुराकर अपनी तारीफ़ वसूल करने लगी।
मैंने कहा थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अब मुझसे बिजनेस के अलावा और भी बातें करने लगा था। कभी मीटिंग के बाद मुझे समंदर किनारे ले जाता। समंदर की रेत पर नंगे पैर चलते हुए मैं उसके साथ ढेरों बातें करने लगी थी। जितना मैं उसे बददिमाग घमंडी समझती थी, वो अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि दूसरे मर्दों से काफ़ी अलग था। पता ही नहीं चला कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जिस तरह आजकल की रोमांटिक ट्रैक की लड़कियां होती है। हकीकत से दूर सपनों में रहने वाली मैंने अपनी अलग अलग दुनिया बना रखी थी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी। गरीब घराने से मेरा संबंध ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसों से एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाया था। मेरा उठना बैठना मॉडर्न फैमिली की तरह ही था। हाँ, मेरे माँ बाप काफ़ी सादा टाइप के थे। मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट थे और इसलिए मैंने पहली बार घर से बाहर कदम निकाला था। नौकरी ढूंढनी थी, वरना हमारे ख़ानदान में पढ़ाई के फ़ौरन बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसे जॉब करना पसंद किया था, ना कि शादी करना। मैं अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी और मैंने अपने घर के हालात को बदल कर भी दिखाया था। मैं जिस मकान पर थी, आसपास के मेरे मोहल्ले के और जानने वाले लड़के मुझे अपनाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन मैं हमेशा इन रिश्तों से इनकार कर देती थी। मैं चाहती थी जब मैं अपनी जॉब से 1 लाख के ऊपर कमाती हूँ तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी लगभग 1-1.5 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी कार का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटे मोटे जॉब करने वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। अरहान के साथ संबंध बनाने का कहीं न कहीं मेरा मकसद यह भी था कि अगर वह मेरी मोहब्बत में डूब जाता है तो मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वहाँ जागीरदारों की तरह नहीं था जो औरतों को गुलाम बनाकर रखते। शहर में ज़्यादातर उसका समय गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को प्राथमिकता देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हदें नहीं थी, ना ही अरहान को किसी हद का पाबंद किया था। वह अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता और मुझे खुद से करीब कर लेता। बजाय उसे घूरने या गुस्सा करने के, मैं उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगती थी। यही वजह थी कि उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी और एक दिन वो सब कुछ हो गया जो मैं नहीं चाहती थी। मैं तो यह चाहती थी कि वह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसा कि हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहराने लगा और कोई भी नहीं आया तो मैंने उससे कहा कि आपने अब तक अपनी मीटिंग में किसी को नहीं बुलाया। अंधेरा बढ़ रहा है, मुझे घर भी जाना है और आप जानते हैं यहाँ से शहर का रास्ता 2 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आज कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा, लेकिन आप तो कह रहे थे मीटिंग है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? कहने लगा, बस तुम्हारे बगैर अब मेरा समय नहीं गुजरता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, तो फिर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग ले। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जागीरदार भी हूँ और तुम एक मिडिल क्लास घराने की लड़की हो। हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुझकर रह गया था। मैं तो समझती थी वह ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। उसने एक ही बात में मेरी हैसियत मुझे याद दिला दी थी। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे यह बात बता दी कि आप एक जागीरदार हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन, और मैं एक बिजनेसमैन की पत्नी नहीं बन सकती। यह कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि मैं डाइनिंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तेजी से अपनी तरफ खींचा था। उसकी इस हरकत पर मैं उसके ऊपर जाकर गिरी थी। कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? मैं कह चुका हूँ कि मैं जागीरदार हूँ और ऐसे शौक हम तुम जैसी लड़कियों से ही तो पूरे करते हैं। यह सुनना था कि गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया था। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से उससे अपने आप को छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप बहुत गलत समझे हैं। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ और ना ही डरपोक टाइप की लड़की हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे गले का कांटा बन जाऊंगी। मेरा यह कहना था कि वो भी गुस्से से खड़ा हुआ, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, अच्छा मुझे धमकी दे रही हो? अरहान को धमकी दे रही हो? तो ठीक है, आज की रात अब तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ और मेरी रात को रंगीन बनाओगी, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे गले का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की थी, लेकिन इस वक्त उसके फार्म हाउस पर मैं बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके गार्ड थे, उसके चौकीदार थे और उन लोगों पर उसकी हुक्मरानी थी। मैं उसे अपने आप को छुड़वाने लगी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। मुझे लगा अब मेरा गुस्सा मेरे किसी काम का नहीं आने वाला।
था तो मैंने उसे रो रो कर विनती भी की थी कि मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। हम मिडिल क्लास लड़कियों के पास हमारा इज्जत ही तो होती है, अगर वो भी उतर गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन उस पर तो जुनून सवार था। उसने खींच कर मुझे अपनी बाहों में भरा था। मेरा रोना, गिड़गिड़ाना, विनती करना कुछ भी काम नहीं आया था। पूरी रात उसने मेरे साथ बेदर्दी से सलूक किया था। मुझे बर्बाद करने के बाद तो मुझ पर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रात रंगीन, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। जितना मैंने रोना था, उसकी विनती करनी थी, वो तो मैं पहले ही कर चुकी थी। अब मैंने खुद को मजबूत बनाना था। मेरी इज्जत तो उतर ही चुकी थी। अब रोने और विनती करने का कोई फायदा ही नहीं था। मैं अकेले ही उसके फार्म हाउस से बाहर निकल आई थी। वापस अपने घर पहुंची तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। मुझसे पूछने लगे कि रात भर तुम कहाँ थी। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मीडिया के सामने उस आदमी के बारे में सब कुछ सच बता दिया। अपने चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाए। पहले तो यह खबर फैली थी, लेकिन अरहान राजवीर के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया था कि इस लड़की ने किसी और के साथ मुंह काला किया है और पैसे के लालच में इल्ज़ाम अरहान राजवीर पर लगा रही है। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, दिमागी तकलीफ से घिर चुकी थी। मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और घर बैठ गई थी। लोगों का सामना करना मेरे लिए मुश्किल काम था। मेरा सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था। लोगों के ताने, उनकी शक भरी और घिनौनी नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वर्षों में कमाई के इज्जत को उस आदमी ने 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मुझे उस आदमी से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर यह कत्ल माफ़ होता तो मैं अरहान राजवीर का कत्ल भी कर देती। मेरे पापा मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त न कर सके। मैं उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा पाई थी कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मैं खुद अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने पापा की मौत की खबर सुनकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मेरे इंतज़ार में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम उम्मीद से हो, और यह खबर मेरे लिए बहुत ही बड़ी दर्द से भरी हुई थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद मैं दोबारा से उसे अस्पताल में गई थी। मुझे जॉब करनी थी। अपने घर के हालात का भी सोचना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चे जैसी मुसीबत अपने गले में पाल नहीं सकती थी, जो कि एक पाप की निशानी थी और उस आदमी की निशानी थी जिससे मुझे बहुत नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई। लेडी डॉक्टर से कहा कि हर सूरत आप मेरा एबॉर्शन कर दें, लेकिन वो कहने लगी आप पहले से बेहद कमज़ोर हो और फिलहाल इस कंडीशन में एबॉर्शन नहीं हो सकता, तुम्हारी जान का भी खतरा है। इसलिए उसने कुछ ताकत की दवाइयाँ लिखकर मुझे दे दिया। कहने लगी कि 20 दिन तक यह दवाई खाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा एबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे में से बाहर भी नहीं निकली थी कि ठीक मेरे पीछे एक औरत मर्द खड़े थे। शायद वो लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। औरत का हुलिया कुछ अजीबो गरीब का था। देहाती कपड़े पहन रखे थे, खूब सारा जेवर भी पहना हुआ था। उम्र यही कोई 28-30 साल के लगभग थी। लेकिन उसके साथ खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो अरहान राजवीर था। उसे देखकर ही मेरी आंखों में नफरत उभरने लगी थी। लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहाँ से गुस्से से निकल कर चली गई थी। लेकिन अगले दिन जो कयामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले दिन ही अरहान राजवीर मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड भी उसके साथ मेरे घर के अंदर जबरदस्ती दाखिल हुए थे। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और भाई से सब देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। मैंने उससे कहा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जो चाहते थे वह हो चुका है। तुमने मुझे बर्बाद करना था, वह कर दिया। मुझे बदनाम भी कर दिया। अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वह बड़े गुस्से से मेरे सामने आया। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी बहुत ही कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, वह वापस ले लूँ फिर चला जाऊँगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। उसने अपना एक हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर में आग लगा दी हो। मैंने उसे पीछे हटाया। कहने लगा, मेरा वारिश है तुम्हारे पास। यह सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया था। वह मेरे पास आकर कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की या उसे मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर ने अरहान को सारी बात बता दी थी। मैंने कहा, कौन सा बच्चा? तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर किसी और के पाप की निशानी है। यही तो कहा था ना तुमने मीडिया वालों के सामने। अब क्यों तुम इस पर हक जमाने आए हो? कहने लगा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं।
मेरी ख़ानदानी पत्नी मुझे औलाद नहीं दे पा रही। इलाज करवाने के लिए न जाने मैंने कहाँ कहाँ के धक्के खाए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे बच्चा नहीं मिल सका। अब तो डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती और मुझे वारिस चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे शरीर में पल रहा है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। यह कहकर वो मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊँ। यह सुनना था कि मैं अंदर ही अंदर डर गई थी। मेरी माँ भी रोने लगी। उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वह कहने लगा, नहीं छोड़ सकता। अलीना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरा वारिस है उसके पास। अगर मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया तो यह मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ मैं मार डालूंगी, इसे मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे नाजायज़ बच्चे से भी। मेरा यह कहना था कि उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। बोला, मेरे बच्चे को कुछ भी मत कहना, अपनी औलाद की खातिर मैं तुम्हें जायज़ पत्नी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा, मैं पंडित जी को अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि नीचे जाओ और पंडित जी को ऊपर लेकर आओ, मैं अभी इसी वक्त इससे शादी करूँगा। जैसे ही पंडित जी ऊपर आया, शादी के इंतज़ाम शुरू हो चुके थे, लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अरहान तो गुस्से से पागल हो गया था। ऐसा लग रहा था वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा, अगर तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँगा और तुम लोगों की ज़िंदगी भी नर्क बना कर रख दूँगा। इससे अच्छी तरह समझाओ कि यह मुझसे शराफत से शादी कर ले। अगर यह बिना किसी शोर शराबे के मुझसे शादी कर लेती है तो तुम लोगों की इसमें भलाई है। मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाऊँगा और किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मेरी माँ मेरी विनती करने लगी कि यह तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा, तो भलाई इसी में है कि एक जायज़ रिश्ते के साथ इसके साथ चली जाओ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबस और मजबूर उस वक्त होती हैं जब अपने माँ बाप के उजड़े हुए हालात देखती हैं और वो सब कुछ कर जाती हैं जो करना नहीं चाहती। मेरी और अरहान की शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। शादी के बाद वो मुझे अपने साथ अपने गाँव अपनी हवेली ले आया, जहाँ उसकी पहली पत्नी भी मौजूद थी जो मुझे नफरत से देख रही थी। मैं उसके घर में गैर ज़रूरी चीज़ थी। मेरी उस घर में ना कोई ज़रूरत थी और ना ही उस घर में मेरी कोई अहमियत थी। उस घर में अहमियत सिर्फ उस बच्चे की थी जो मेरे शरीर में पल रहा था और जो अरहान का वारिस था। मेरी सास ने मुझे बहुत बड़ा सा कमरा दिया था जिसमें हर सुख सुविधा का सामान मौजूद था। मेरी सेवा के लिए 2-2 नौकरानियां भी थी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी थी, लेकिन वो दोनों नौकरानियां मेरे पल पल की खबर अरहान और उसकी माँ को देती थी। मेरा जी चाहता मैं इस बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वह महल चाहे सोने का ही क्यों न हो, अगर उसमें किसी को कैद करके रखा जाए तो वह जेल से कम नहीं लगता। मेरा यहाँ दम घुटने लगा था। मुझे खाने पीने के लिए अच्छी खुराक दी जाती थी, मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। एक बार मैंने खाना खाने से मना कर दिया। नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने उसके हाथ से लेकर ज़मीन पर पटक दिया। सारा खाना ज़मीन पर गिर गया था। कांच के बर्तन टूट चुके थे। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना कुछ भी और ना मुझे यहाँ रहना है। भगवान के लिए मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मेरा दम घुटता है। वह कहने लगी, जब तक तुम अरहान के बच्चे की माँ नहीं बन जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और तुम बेफिक्र रहो। तुम जैसी शहरी आवारा लड़की को हम अपने ख़ानदान की इज्जत कभी भी नहीं बनाएंगे। जैसे ही तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। मुझे इस बच्ची से कोई भी लगाव नहीं थी क्योंकि यह पाप की निशानी था, लेकिन मेरा यहाँ पर दम घुट रहा था। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि तुम्हारी वजह से अगर हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती अरहान तुम्हारा क्या हाल करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। वह शहर में था, बहुत कम ही गाँव आता था, लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वह रात को ही शहर से गाँव पहुँच गया था। 6 घंटे का सफ़र करके जब वह गाँव पहुँचा तो बहुत गुस्से में था। रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी। बड़े ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। एकदम ही कमरे की सारी लाइट जल गई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो अरहान बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा था। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस इंसान के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने।
खाना क्यों नहीं खा रही हो? वह गुस्से से मुझ पर दहाड़ रहा था। मैंने कहा मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू जोर से दबोचने लगा। उसकी मजबूत पकड़ पर मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैंने कहा तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा अगर तुमने मेरी किसी भी बात से मना किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे इंसान से जानवर बनने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भगवान करे मर जाए तुम्हारा बच्चा जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ में फंसी हूँ। मेरा यह कहना था कि ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा था। मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। कहने लगा आज तो तुमने यह बात अपनी ज़ुबान से निकाली, अगर आगे से यह बात अपनी ज़ुबान से निकाली तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े, लेकिन फिर उसने अपने हाथों को रोका था। वह उस वक्त बहुत गुस्से में था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा रुक क्यों गए? बढ़ाओ अपने हाथ आगे और दबा दो मेरा गला घोट कर मुझे मार डालो। मैंने उससे दोनों हाथ पकड़े, अपने गले पर रख दिए और उसके दोनों हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरे हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो कैसे उठाया? मैं मार डालूंगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा यह बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। मेरा यह कहना था कि उसका रंग पीला पड़ गया था। मैं बेड से उठ खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग टेबल से शीशे की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। टूटे कांच की बोतल मेरे हाथ में थी। मैंने वह कांच पकड़ा और उसे अपने हाथ की नस की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा अभी के अभी अपने हाथ की नस काट दूं और ख़ुद को ख़त्म कर लूं और उसके बच्चे को भी ख़त्म कर डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। यह देखना था कि वह फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी हालात यह थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं बल्कि उसे मारने वाली हूँ। वह कहने लगा देखो ऐसा कुछ मत करना। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने कहा अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं अपने हाथ की नस अभी के अभी काट लूँगी। मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फ़ौरन से रुके थे। वह कहने लगा तुम जो चाहती हो मैं कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर दर्द देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखे थे और औलाद भी इंसान को कैसे मजबूर करती है यह मैं अरहान की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। ठीक है, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी, तभी मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं इस कैद से छूट जाना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ से वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। उसके शहर के बड़े से बंगले पर मैं रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा था अरहान मेरा बहुत ख्याल रखता था। रोज़ मुझसे पूछता कि खाना ठीक से खाया या नहीं, लेकिन मैं जानती थी ये बातें एक बच्चे की पैदाइश तक ही सीमित है। खैर मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। समय गुजरने लगा। 9 महीने का समय गुजर चुका था और जब मुझे झचके की तकलीफ शुरू हुई तो मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। उस वक्त अरहान ही मुझे गोद में उठाकर बाहर तक लाया था। वह ड्राइवर से कहने लगा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ ही वह पिछली सीट पर बैठा था। हॉस्पिटल जाकर मैंने उसका हाथ थामा हुआ था। मैं रो रही थी। मैंने कहा अरहान मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था शायद मैं यह दर्द सह नहीं पाऊंगी। वह मेरा सर सहलाने लगा, कहने लगा कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालात बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर कहने लगी केस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर मुझे लगा मेरा आखिरी समय आ पहुँचा है, क्योंकि अरहान को तो अपना बच्चा ही चाहिए था और बच्चे की खातिर वो सब कुछ कर सकता था। अगर बच्चे की खातिर वो मुझे अपना सकता था तो बच्चे की खातिर वो मुझे कुर्बान भी कर सकता था। दर्द सहते सहते अब मैं थक चुकी थी और धीरे धीरे बेहोशी में जाने लगी थी। बेहोश होने से पहले मैंने बस एक बात अरहान से कही थी कि अरहान मेरे मरने के बाद मेरी बहन, भाई और मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें बेसहारा मत छोड़ देना। यह कहने के साथ ही मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई थी। मैं कमरे में थी और मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। शायद कोई चमत्कार हुआ था कि मैं बच गई थी। मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बजाय प्राइवेट रूम में थी। नर्स मेरे पास ही खड़ी हुई थी। मैंने पूछा मेरा बच्चा कैसा है? वह कहने लगी आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। यह सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है?
वह कहने लगी, आपके पति से पूछा था कि हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो आपके पति ने कहा कि आप बच्चे की माँ को बचाएं, क्योंकि दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता था। तो आपके पति ने यही कहा कि आप मेरी पत्नी को बचा लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा था कि कैसे हो सकता था, उस आदमी ने तो मुझे अपने वारिस की खातिर ही अपनाया था, फिर वो कैसे अपने बच्चे से दूर हो सकता था। कुछ ही देर बाद अरहान मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, शायद वो रोया था, चेहरे पर दर्द फैला हुआ था, जैसे बहुत ही बर्दाश्त से गुजर रहा हो। मुझे उस बच्चे से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने वो मेरे शरीर का हिस्सा रहा था, तो कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू ना बहते। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे तकिए को भिगोने लगे थे। अरहान बिल्कुल टूट चुका था, मेरे पास आया, अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू साफ करके मेरा सर सहलाने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था, उनके हाथों के स्पर्श में कुछ अपनापन था। मैं पहली बार उसके हाथों को झटक नहीं पाई थी। मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें तो अपना वारिस मिल रहा था और तुमने अपने वारिस की खातिर ही मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को बर्दाश्त किया था, फिर मर जाने देते मुझे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं था कि मैं तुम्हें सजा पर सजा देता रहता। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसी जुल्म की मेरी ये सजा थी कि भगवान ने मुझे मेरा बच्चा देकर मेरे हाथों में आने से पहले ही छीन लिया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो। यह सुनकर वो अपना रोना भूल गया था। कुछ देर बाद मुझे देखता रहा, फिर ना में सिर हिलाने लगा, कहने लगा, यह मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ मेरी पत्नी की हैसियत से रहो। मैं सारी दुनिया के सामने हर बात स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं उस बात को सबके सामने कह दूंगा। मैं तुम्हें पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि अरहान को माफ़ कर दूँ या उससे तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाऊँ। फिलहाल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि मरीज को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। अरहान बाहर चला गया। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई थी और मैं अपनी माँ के घर आ गई थी। अरहान ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, चुपचाप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया था। बस फैसला मेरे हाथों में छोड़ दिया था कि एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचना। जब मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने भी यही कहा कि तुम्हें अरहान को माफ़ कर देना चाहिए और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यह 9 महीने में उसके साथ रही थी। मुझे भी अब उसकी आदत सी लग गई थी। हर पल उसकी याद मुझे सताती रहती थी। हर आहट पर ऐसा लगता जैसे अरहान आया है। ज़िंदगी एकदम उदास और बेरंग हो गई थी अरहान के बगैर। और एक दिन मैंने खुद ही अरहान को फ़ोन कर दिया कि यहाँ से मुझे ले जाओ, मैं भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। और यह सुनकर अरहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह कुछ ही देर बाद मेरे सामने खड़ा था। आज अरहान के साथ जाते हुए मेरे दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज अरहान के दिल में मेरे लिए कोई हवस नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। 1 साल के अंदर में ही मुझे एक खूबसूरत सा बेटा हुआ, जिसे पाकर अरहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरहान मुझे शहर में ही रखता है और अपनी दूसरी पत्नी को गांव में। दोस्तों, मैंने अरहान को माफ़ करके सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।